Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. As you have seen in the thumbnail and the caption, today is basically a really interesting topic of physics, that is friction. Today is basically lecture number 1 of the topic, right? So, at first, we will see what will be our today's topics of discussion, basically today's agenda. So, एज यू कैन सी वी हैव एट फर्स्ट व्हाट इज फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन क्या है उसका डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन उसका टाइप डिस्क्राइब करेंगे, देन कार्व्स ऑफ फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन का जो कार्व है वो डिस्क्राइब होगा, देन वी विल हैव लॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन से रिलेटेड क्या क्या लॉज होल्ड होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है एंड एंगल ऑफ रिपोज, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? So, what is friction? Friction is basically a force. So, friction एक basically force है between two surfaces, मतलब दो surface मौजूद होगा उसके बीच में जो force कम करेगा that is friction, that are sliding or trying to slide across each other. मतलब suppose this one is a table and this one is an object on it. So ये जो surface of contact है, अच्छा I am doing this clearly, just a minute. सपोज दिस वन इज अ टेबल एंड इसके ऊपर एक ऐसा बॉक्स है, एनी एनी बॉडी है, तो ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द बॉडी एंड द टेबल, इफ दिस बॉक्स ट्राइज टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन then a force will act on this body given by this surface. Okay, कहाँ पे एक्ट करेगा? नॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सो दिस फोर्स इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस, सरफेस के टच में जो फोर्स है दैट इज सिंपली कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. ओके, एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ बुक along the table, the friction between the surface and the book, मतलब surface of the book and table makes it difficult to push it. So basically friction is the force that is usually acts in the surface, in the vicinity of the surface or in the region where two object like a book and a table are connected. जहाँ पर वो दोनों कनेक्टेड है बुक एंड टेबल, बेसिकली सरफेस में दे आर फ्रिक्शन एक्ट्स. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फ्रिक्शन का क्या क्या डिफरेंट क्या क्या टाइप्स है बेसिकली. सो फ्रिक्शन का मेनली दो टाइप्स है. सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन, दैट मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन वन सॉलिड सरफेस एंड अनदर सॉलिड सरफेस. सेकेंड वन, सॉलिड fluid friction, that means friction between one solid surface and one liquid surface. दिस वन इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. इसको हम लोग काफ़ी बुक्स में फ्लूइड फ्रिक्शन भी लिखा जाता है. ओके, सो सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन का अगेन दो नो कैटेगरीज है बेसिकली. स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी दिस वन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बेसिकली जब बॉडी रेस्ट में है एंड इट नो इन अ टाइम और इन अ मोमेंट व्हेन इट ट्राइज टू गेट रीड ऑफ दैट रेस्ट पोजिशन. बॉडी नॉर्मली रेस्ट में है, जब वो चाहेगा कि उसका रेस्ट पोजीशन ख़त्म हो तब जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है बेसिकली वो रेस्ट पोजीशन प्लस जब वो रेस्ट पोर्शन ख़त्म करना चाहता है तब जो फोर्स काम करता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी का मूवमेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तब जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन. मतलब जब बॉडी मोशन में है, जब बॉडी मोशन में है तब जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट इज बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड जब बॉडी स्टैटिक मोड या फिर रेस्ट में है तब जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट इज सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन. गॉट इट? अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का दो डिविजन है. नंबर वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड नंबर टू इज रोलिंग फ्रिक्शन. सिंपल द नेम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जिस पे रोलिंग नहीं होगा. सिंपल मतलब बॉडी विल नॉट रोटेट और जो सरफेस कनेक्टेड है वो विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर रोटेशन नहीं होगा. तो दैट इज सिंपली स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यू कैन कंसिडर दैट एज रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल जो मोशन होता है. और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन में सिंपली जो सरफेस कनेक्टेड है एक का या फिर दोनों का ही रोटेशन कंसिडर किया जाएगा. गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्रिक्शन कार्व. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? फ्रिक्शन कार्व मतलब फ्रिक्शन से रिलेटेड क्या क्या कार्व आता है. बेसिकली एक ही कार्व आता है, समझ लो. सो
लेट्स डिस्क्राइब दिस डायग्राम। फ्रिक्शन एक नया चैप्टर है, तो इस डायग्राम को ध्यान से समझो, डू कंसंट्रेट। सपोज दिस वन, ये जो एक हॉराइजेंटल लाइन है, दिस वन इज अ टेबल और अ फ्लोर यू कैन कंसिडर। ये जो स्क्वायर बॉक्स हम लोगों ने प्लेस किया, दैट इज बेसिकली अ बॉडी। गॉट इट? उसका मास क्या है? सिंपली इसका मास है सपोज स्मॉल एम, तो इसका वेट क्या होगा? दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। और न्यूटन्स लॉ में मैंने बोला था कि वेट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलरली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसा भी हो, जैसा भी कंडीशन हो, बॉडी हॉराइजेंटल सरफेस में रहे, मतलब ऐसा सरफेस में रहे या फिर ऐसे इंक्लाइन प्लेन में रहे, वेट हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड काम करेगा। गॉट इट? सो दैट्स वाई ये जो W इक्वल्स टू एम जी है, दिस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके? और ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा? एक नॉर्मल अपवर्ड में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा, दैट इज R, जो बेसिकली लिफ्ट में था। न्यूटन्स लॉ का जो लिफ्ट का कंसेप्ट था, उसमें लिफ्ट जो रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलरली अपवर्ड दे रहा था, तो इधर दैट इज सिंपली R। गॉट इट? अच्छा, एफ इज द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया बॉडी के ऊपर। इफ वी अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस विल प्रोटेक्ट और विल रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में काम करेगा? सिंपली इस दिशा में, दैट इज स्मॉल एफ। गॉट इट? इफ वी अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो सरफेस भाई साहब है, ये उस मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, दैट्स वाई फ्रिक्शन विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। ओके? सो दिस वन इज द मीनिंग ऑफ द डायग्राम। लेट्स मेक इट क्लियर। ओके, सो डिटेल्स लिखा हुआ है। R इज द परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स, W इज सिंपली द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज mg, F, स्मॉल f इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड कैपिटल F इज द अप्लाइड फोर्स। और ये जो टर्मिनोलॉजीज है, दिस आर फॉर बेसिकली माय डियर बेंगोली वर्सन स्टूडेंट्स। ओके? अच्छा, सो नाउ वी विल ड्रॉ द कर्व। तो पहले जो 4 पॉइंट्स है, इसको समझ लेते हैं। वी गेट फ्रिक्शन कर्व ऑन स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल एफ एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। सो वाई एक्सिस जो है वो हम लोगों ने स्मॉल एफ कंसिडर किया, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और जो एक्स एक्सिस दैट इज कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स कंसिडर किया। मतलब हम लोग सिंपली फोर्स अप्लाई करेंगे कैपिटल एफ और फ्रिक्शन फोर्स मेजर करेंगे। ओके? दैट्स द मेन कंसेप्ट। सिंपली कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई करेंगे एंड वी विल मेजर द फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे मेजरिंग करके, थोड़ा बहुत रीडिंग लेके, वी गॉट दिस इंटरेस्टिंग कार्व, दिस। ओके? कार्व में काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, जैसे कि दिस पॉइंट ए एक पीक पॉइंट, दिस पॉइंट बी अचानक से ग्राफ डिक्रीज हो गया, दिस पॉइंट सी ये नीचे ए पॉइंट का कोरेस्पॉन्डिंग डी, बी पॉइंट का कोरेस्पॉन्डिंग ई। वी विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी पॉइंट। और इनफैक्ट ये एंगल भी इंटरेस्टिंग है, 45 डिग्री, दैट्स अ फिक्स्ड एंगल। सो ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 क्या है? इफ वी इंक्रीज एफ, then static friction force small f increases। very interesting thing। सपोज ये जो अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ है, अगर इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, ध्यान से सोचो, यू आर नो अप्लाइंग अ फोर्स टू अ बॉडी। so if you increase that force, then after a certain time definitely the body will move, right? so उसका जो मोशन है, दैट स्टैटिक मोशन विल कम टू काइनेटिक मोशन। लेकिन पहले तो स्टैटिक मोशन था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब वी आर अप्लाइंग द फोर्स और वी आर अप्लाइंग द फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, देन वी कैन से दैट स्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग। सो इफ वी इंक्रीज द एफ फोर्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, अगर एफ फोर्स को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो ये जो सरफेस है इट विल रेजिस्ट मोर। That's why it has been said capital F increases, then static friction force increases. That's an interesting one. So this one is the curve O से A पॉइंट तक। इधर क्या है? अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ। ओके? दिस मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, दैट इज एफ एक्सिस, एंड इट्स अ फिक्स्ड एंगल। आप लोग बोल सकते हो सर क्यों? दिस वन इज परफेक्टली एन एक्सपेरिमेंटल कर्व। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, जो फिजिसिस्ट वगैरह है, दे एक्सपेरिमेंटेड दिस एंड ड्रॉन दिस कर्व। सो थोड़ा मतलब फुल्ली प्रूव्ड है, सो वी कैन चेंज दिस एंगल। ओके?
सो ये 45 डिग्री फिक्स्ड होता है। नाउ पॉइंट ए, ये जो कार्व है, कार्व सीधा इंक्रीज होके ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में आया, दैट इज द मैक्सिमम पीक, ये पीक पॉइंट है। सो ए इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ए जो पॉइंट है इधर, इस ए पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग देखो, दिस वन इज सिंपली द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सो ये जो वैल्यू है ये तो सबसे बड़ा है इस एक्सिस में, so this one is the maximum value of static friction force and it is eventually called limiting friction। static friction force जो है मतलब एक बॉडी को, मतलब यू आर गिविंग अ फोर्स, पहले तुम 5 न्यूटन फोर्स दिया, बॉडी मूव नहीं हुआ, 6 न्यूटन दिया, बॉडी मूव नहीं हुआ, 10 न्यूटन, बॉडी डजंट मूव, बट व्हेन यू गेव 11 न्यूटन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। ओके, when you give 11 न्यूटन बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स एट 11 न्यूटन फोर्स, दैट इज दिस वन, ये डी इज द अप्लाइड फोर्स रीजियन। सो जब 11 न्यूटन हुआ तब बॉडी मूव करने लगा, दैट मीन्स वो 11 न्यूटन में जो फ्रिक्शन फोर्स काम किया वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नॉर्मली क्या हो रहा था कि फोर्स अप्लाई करेंगे, इफ एफ इंक्रीजेस देन स्मॉल एफ इंक्रीजेस, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, तो हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हुआ एंड एक सर्टेन लिमिट में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो कौन सा पॉइंट है ग्राफ में, वो सिंपली दिस पॉइंट, ए पॉइंट। ओके, नाउ ए बी जो है, लेट्स मेक इट क्लियर, यस। सो ये जो ए बी है, देखो अचानक से ग्राफ डिक्रीज हो गया, सो बाय इंक्रीजिंग एफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट्स टू एक्ट, मतलब फोर्स को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, बॉडी का रेस्ट जो कंडीशन था वो खत्म हो गया एंड द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। चार्ट में जाते हैं, ये था स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, राइट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, सिंपली ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसका वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट्स वाई ये जो ग्राफ है, ग्राफ में ये जो ए पॉइंट से ग्राफ थोड़ा सा डिक्रीज होके बी पॉइंट पे आ गया। ध्यान से देखो, एक चीज़ सोच के देखो कि फ्रिक्शन जो है इधर, तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, फ्रिक्शन खुद ही खुद डिक्रीज हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन में एक मैक्सिमम पॉइंट पे गया, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज ए, ये जो ए पॉइंट था उधर से अचानक डिक्रीज हो गया। ये जो D2A हम लोगों ने तो फोर्स अप्लाई किया है लेकिन अचानक से फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो गया। सो दिस सिग्निफाइज दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको प्लीज कॉपी में नोट डाउन करके रखो कि फ्रिक्शन अपने आप को खुद एडजस्ट कर सकता है, राइट। इधर जब हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया था तब फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके इंक्रीज हो गया, फिर ए पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, फिर बी पॉइंट में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। मतलब फ्रिक्शन एक मतलब इंटरेस्टिंग फोर्स है भाई, जो खुद को मतलब एडजस्ट करता है एट एनी कंडीशन। सो इट्स रियली एन एडजस्टेबल फोर्स, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, गॉट इट। अच्छा, तो ये भी तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट BC लाइन, दिस सिंपल लाइन, इस लाइन का सिग्निफिकेंस देखो, इस पे फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन ये जो ग्राफ है अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजिंग, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में वी आर अप्लाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं होगा। सो दैट इज द कंसेप्ट। सो इंक्रीजिंग कैपिटल F डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड thus द मोशन ऑफ द बॉडी में इंक्रीज, मतलब बॉडी का मोशन इंक्रीज होगा लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो एक बार सेट हो गया कांस्टेंट वैल्यू में उसका चेंज नहीं होगा। ओके, सो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन कार्व, जिसका एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस मतलब फ्रिक्शन फोर्स, एक्स एक्सिस मतलब अप्लाइड फोर्स। प्लीज इसको याद रखना, एक्सिस चेंज मत कर देना भाई। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या क्या लॉज होल्ड होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉज क्या क्या है? लगभग स्टैटिक और काइनेटिक का लॉज सेम ही है, ऑन एन एवरेज सेम ही है। सो नंबर वन इज फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो मैंने बोला था कि अगर फोर्स इस तरफ काम करेगा देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स ये सरफेस होके काम करता है, ओके तो मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर किया है, लेकिन ये जो सरफेस है ये सरफेस टच करके फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था, जो बेसिकली ग्राफ में ये जो ए पॉइंट था, वो मैक्सिमम वैल्यू इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ब्लॉक देखो, दिस वन आर के साथ प्रोपोर्शनल है, ओके सो उसको हम लोगों ने एफ एस कंसिडर किया, स्टैटिक है इसलिए एस सफिक्स में एस है। सो एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कैपिटल आर। फॉर अ फिक्स्ड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अगर आर फिक्स्ड होगा, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस का जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट द एरिया। दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन गाइज। एरिया के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। मतलब सपोज बुक है दैट इज पेपर, और टेबल है दैट इज वुड, मतलब पेपर और टेबल के बीच अलग फ्रिक्शन फोर्स होगा। सपोज आपने बुक को फ्लोर में रख दिया, मार्बल का फ्लोर है, मार्बल और पेपर के बीच अलग फ्रिक्शन फोर्स होगा। सपोज बुक को आप अपने सर पे रख दिए तो आपका जो बाल है हेयर और पेपर के बीच अलग फ्रिक्शन फोर्स होगा। गॉट इट? सो नाउ लॉज ऑफ काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका सेम ऑन एन एवरेज सेम लॉ है। Kinetic friction force is proportional to the normal reaction, that is Fk proportional to R. Simply value of kinetic friction जो है that depends on the nature and state of the two media, not the area. सेम ही कंसेप्ट है, बस एक्स्ट्रा एक स्टेट ऐड हो गया। स्टेट मतलब लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, नो सॉलिड सॉलिड जो है, मतलब सिंपल चेंज ऑफ स्टेट जो है, मटेरियल का सब्सटेंस का स्टेट क्या है, दैट्स इट। For a certain range, relative velocity of the two surface, kinetic friction does not depend on their relative velocity. मतलब एक certain range के लिए, for a certain range relative velocity, certain range of relative velocity, मतलब दो जो surface है वो दो surface का relative velocity हो सकता है, लेकिन kinetic friction एक certain range पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का एक लिमिट है जिसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए देन काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होगा, मतलब दो जो सरफेस है वो दो सरफेस का सपोज एक रिलेटिव वेलोसिटी है, उस रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन 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 उस वेलोसिटी अगर क्रॉस किया जाए, मतलब वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका सर्टेन वैल्यू अगर क्रॉस हो जाए देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहले स्टडी करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो सेम डायग्राम है ऑन एन एवरेज। तो आर को क्या लिखेंगे? आर इज सिंपली द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कैपिटल एफ इज द अप्लाइड फोर्स, एफ एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो हेयर ब्लॉक इज एट रेस्ट, ओके। फ्रॉम लॉज ऑफ फ्रिक्शन से हम लोगों को क्या मिला था? ये सेकेंड वन, एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर। सो एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर हम लोग एक कांस्टेंट ला सकते हैं, दैट इज एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ये म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई आर, हाँ दिस वन इज एफ एस बाई आर। सो दिस म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, दिस म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? म्यू एस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप खुद ही बोल सकते हो, coefficient of static friction is basically the ratio of static friction force and normal reaction.
static friction force and normal reaction. Okay, next slide. So mu s is basically a constant and उसका नाम क्या है, simply coefficient of static friction, and eventually mu s is sometimes less than 1 normally, मतलब अगर greater than 1 भी हो सकता है. In air free medium mu s between two highly polished surface is greater than 1, मतलब एयर फ्री मीडियम होगा एंड दो मेटल्स लेंगे, सपोज आयरन आयरन, दोनों का सरफेस अगर ह्यूजली पॉलिश्ड होगा, क्लियर होगा, स्मूथ होगा, देन उसका जो म्यूएस है वो ग्रेटर देन हो सकता है. इनफैक्ट जो एल्यूमिनियम है, सपोज दो एल्यूमिनियम सरफेस को आप टच करके रखोगे, उसका म्यूएस 1 से ज़्यादा है, लगभग आई थिंक 1.1 और समथिंग लाइक दैट, मतलब 1 से ज़्यादा है, मतलब एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली पॉलिश्ड मेटल. ओके, एंड यूनिट तो यूनिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर जो एफ एस है, एक मिनट, इधर जो ये एफ एस है एंड ये जो आर है, दोनों ही फोर्स का फंक्शन है, मतलब फोर्स है, दैट्स वाई कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, दैट्स वाई m0 l0 t0. ओके, नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो गया, इधर एक v आ गया. v इज सिंपली द कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, this one relative velocity between the block and the surface. Its value should not be very high, जो basically law में था, third law, for a certain range this and that. मतलब velocity का value अगर ज़्यादा हो जाएगा then kinetic friction will depend on that velocity. तो that's why ये जो velocity हम लोगों ने consider किया है, उसका value ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Okay, so law is F proportional to R, this one, ये जो है सिंपल एफ के प्रोपोर्शनल टू आर, तो एक कोएफिशिएंट आएगा म्यू के, देन म्यू के इक्वल्स टू एफ के बाई आर. एफ के मतलब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड आर इज सिंपली द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, एंड म्यू के भी कांस्टेंट है, ये भी दोनों फोर्स का रेशियो है, सो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा. गॉट इट? तो हम लोगों को क्या मिला, म्यू एस मिला स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एंड म्यू के मिला दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. थोड़ी देर बाद म्यू आर भी आएगा, शायद इस लेक्चर में नहीं है, लेक्चर 2 में है, आई एम रियली सॉरी. सो म्यू आर इज मतलब रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, वो लेक्चर 2 में डिस्क्राइब करेंगे, बस अभी के लिए जान लो. तो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 कोएफिशिएंट. ये जॉइंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन काइनेटिक इज ग्रेटर देन रोलिंग, मतलब रोलिंग का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे कम होता है, सबसे नेग्लिजिबल होता है. जब लेक्चर 2 करवाएंगे उस पर एग्जाम्पल देंगे, सो यू विल सी लाइक उसका वैल्यू होता है 0.03, 0.004, सो दैट इज ह्यूजली नेग्लिजिबल. ओके, अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है, लाइक स्टील, दोनों स्टील है, तो उन दोनों का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.78, 0.42, काइनेटिक में कम हो जाता है. सो बेसिकली देखो 1 से कम है. सेकेंड वन एल्यूमिनियम, जो मैंने बोल रहा था कि म्यू एस 1.2 एंड काइनेटिक है 1.1, मतलब दोनों एल्यूमिनियम तो बेसिकली एक हाईली पॉलिश्ड मेटल है ही. अगर दोनों एल्यूमिनियम सरफेस को यूज़ करेंगे तो उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो दोनों पहले से ही हाईली पॉलिश्ड है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. यस, देयर इट इज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो फिर से एक डायग्राम ध्यान से समझो. सो दिस वन इज द सरफेस, दिस वन इज द ब्लॉक. ओके, ये एक ब्लॉक है. सो दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस वन इज द अप्लाइड फोर्स, दिस वन इज द फ्रिक्शन फोर्स. तो ये जो आर है और ये जो एफ एस है, इन दोनों को अगर दो वेक्टर कंसिडर करेंगे, बेसिकली जो कहाँ पे था, पैरालेलोग्राम लॉ में था, दिस वन इज अ वेक्टर, दिस वन इज अ वेक्टर. तो बेसिकली पैरालेलोग्राम, इसको अगर एक पैरालेलोग्राम फॉर्म करेंगे, देन दिस डायगोनल विल गिव अस द रिजल्टेंट. ये आर वेक्टर दे सकता है बेसिकली, अगर ये p वेक्टर होगा एंड ये q वेक्टर होगा, देन दिस r वेक्टर कैन गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ दिस p वेक्टर एंड q वेक्टर. ओके, तो इधर एक r वेक्टर है एंड इधर एक fs वेक्टर है, दो फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट विल सिंपली बी द डायगोनल ऑफ द पैरालेलोग्राम दैट वी आर कंसिडरिंग, दैट इज s. तो और s और r के बीच क्या एंगल है, दैट इज फाई. सो फाई इज सिंपली कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर्म बिटवीन s एंड r.
एस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ आर एंड एस, सिंपल, आर एंड एस का रिजल्टेंट फोर्स है। एफ एस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया, एंड कैपिटल एफ इज द अप्लाइड फोर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। सो दिस वन तो एस है एंड दिस एंगल इज फाई एंड ये तो आर है, तो ये एस का बेसिकली कितना कंपोनेंट आर के ऊपर होगा, क्या बोला था कि जिसके साथ एंगल कनेक्टेड होगा तो इसमें कॉस होगा, सो आर इक्वल टू एस कॉस फाई, और ये कॉस फाई का 90 डिग्री होके इसमें क्या कंपोनेंट आएगा, सिंपली एस साइन फाई, सो आर इक्वल टू एस कॉस फाई, एफ एस इक्वल टू एस साइन फाई। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस रेशियो कर दिया, ये एस कैंसिल हो गया, साइन फाई बाई कॉस फाई इक्वल टू टेन फाई मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस इक्वल टू टेन फाई, एंड इधर से हम लोग एस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेसिकली दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एस इज सिंपली द हाइपोटेन्यूज, सो रूट ओवर एफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एफ एस का वैल्यू डाल दिया, म्यू एस इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ resultant, basically resultant force of R and Fs. But the main concept is coefficient of friction is tangent of the angle of friction. Angle of friction क्या है, angle between S and R, मतलब resultant and reaction force, resultant and reaction force. Okay, next, cone of friction. फ्रिक्शन कोण क्या है, कंसेप्ट सेम ही है, तो ये जो एफ है, ये जो एफ ए से, ये जो ए से ये आर है, इसको मैंने एक प्लेन में ड्रॉ किया विदाउट द ऑब्जेक्ट, सो दिस वन इज द प्लेन। ओके, अच्छा, इधर एफ का डिरेक्शन अगर चेंज करेंगे देन दिस एफ एस विल चेंज, कैसे, लेट्स डिस्क्राइब इट। सपोज अगर एफ को इस तरफ लाएंगे देन जो एफ एस है वो इस तरफ चला जाएगा, अगर एफ को इस तरफ देंगे देन जो एफ एस है वो इस तरफ चला जाएगा, एफ को अगर इस तरफ अप्लाई करेंगे एफ एस इस तरफ चला जाएगा, कैपिटल एफ इस तरफ, एफ एस इस तरफ, राइट। सो अकॉर्डिंगली ये जो एस है, एस का भी डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, सो ये आर फिक्स्ड होगा, लेकिन एफ एस चेंज होने की हिसाब से ये जो एस है रिजल्टेंट वो भी चेंज हो जाएगा, एंड वी विल गेट अ कोन, right? So if we change the direction of applied force, that is capital F, with respect to the point O, then the direction of Fs will change definitely, but R remains constant. R तो simply normal है, normal क्यों change होगा, normal is fixed, and thus S जो है S will change its direction, मतलब S जो है वो ऐसे घूमता रहेगा, right? So कहाँ पे गया, ऐसे घूमता रहेगा S, सो एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर इधर एस आएगा, फिर इधर एस, देन इस पॉइंट पे एस, एंड इट विल फॉर्म अ सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस, ओके, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ एफ एस। सो अगर फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा, दैट इज एफ एस चेंज होगा, देन एस विल चेंज एंड एस विल फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस कोन इज सिंपली कॉल्ड फ्रिक्शन कोन। ओके, सो ये फ्रिक्शन कोन का जो ये एंगल है, दैट इज ये आर के साथ this angle, let's draw it perfectly, this perpendicular line and this is, ये जो एंगल है, this angle phi, it is called सेमी वर्टिकल एंगल, एंड वो एंगल क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि एस एंड आर के बीच में क्या एंगल है, दैट इज सिंपली फाई, एंड सिंपली दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो इधर से अगर टेन को इस तरफ भेज देंगे देन वी विल गेट फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। सो फ्रिक्शन मतलब कोन का जो एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं टेन इनवर्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। गॉट इट, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज मतलब इसको ध्यान से समझते हैं। सपोज नीचे देखो, दिस वन इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज से 15 डिग्री, एंड इधर एक बॉडी मौजूद है, एंड बॉडी इज नॉट फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट दिस एंगल, मतलब 15 डिग्री एंगल में बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फॉल नहीं हो रहा,
फिर हम लोगों ने ऐसा करके ये जो एंगल है उसको सपोज 20 डिग्री कर दिया फॉर एग्जाम्पल, देन ऑल्सो द बॉडी डजेंट मूव टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन लेकिन जब हम लोगों ने इस एंगल को सिंपली 21 डिग्री कर दिया, देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तब बॉडी नीचे जाने की तैयारी में चला गया, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव वी कैन से। सो दिस एंगल, जिस एंगल में बॉडी जस्ट स्टार्ट करेगा अपना मोशन, मतलब in an inclined plane to go in the downward direction, that starting angle or that initial angle is called angle of repose। ओके, तो हम लोगों ने एग्जैक्ट वही एंगल कंसिडर किया, कर्सर कहा गया वो, अच्छा, दैट इज थीटा, sorry, angle of repose theta। okay, so here at an angle of inclination theta the body just starts to come downward, this is called angle of repose। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को ठीक से समझते हैं। सपोज दिस वन इज एन इंक्लाइन प्लेन एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ रिपोज थीटा जो पिक्चर में है। सो एट दिस एंगल द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट स्टार्ट करेगा, इसको याद रखना, बॉडी मोशन में नहीं चला गया, जस्ट स्टार्ट्स, एकदम इनिशियल कंडीशन। सो दिस वन इज द बॉडी, इसके ऊपर हम लोगों को फोर्स ड्रॉ करना है। सो एक जो फोर्स है दैट इज डब्ल्यू, वेट, दैट इज एम जी, डब्ल्यू इक्वल्स टू सिंपली क्या है एम जी, दैट विल एक्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और ये जो सरफेस है, दिस सरफेस विल गिव अ नॉर्मल, ऐसा करके एक नॉर्मल फोर्स देगा कैपिटल आर। कैपिटल आर के ऑपोजिट में एक ऐसा फोर्स काम करेगा ड्यू टू थर्ड लॉ। अगर आर इस तरफ होगा देन उसके ऑपोजिट में और एक फोर्स बेसिकली काम करना चाहिए थर्ड लॉ के हिसाब से। ये एंगल भी थीटा होता है, थीटा, तो ये क्या होगा, ये अगर डब्लू है, थीटा अटैच्ड है, देन दिस विल बी डब्लू कॉस थीटा। ओके, ये जो डब्लू कॉस थीटा है इसका 90 डिग्री, मतलब ऐसे वी विल हैव एम जी, दैट इज डब्लू साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, so this one is simply w sin theta, got it। so w sin theta equal to mg sin theta, that is acting in the downward direction। और बॉडी का जो मोशन है दैट इज नो एट द स्टार्टिंग पोजीशन, सो फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ काम करेगा लाइक दिस एफ एस। ओके, सो दिस वन इज द डायग्राम, वही मैंने इधर ड्रॉ किया है। सो दिस w इज द फोर्स, W cos theta जो R के ऑपोजिट में है, this R is the reaction force, this W sin theta acts in the downward direction and this Fs is simply the friction force। okay, static friction force basically। so at equilibrium क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये जो R है ये W cos theta को मैनेज करेगा, so R इक्वल टू W cos theta इक्वल टू mg cos theta। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स Fs है दैट विल मैनेज W sin theta। सो एफ एस इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो म्यू एस क्या होगा, एफ एस बाई आर, दैट इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, तो सिंपली एम जी गॉट कैंसिल्ड, टैन थीटा दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। इधर भी सेम कंडीशन, म्यू एस क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, इधर म्यू एस क्या आया था, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा, दिस वन टेन टेन कैंसिल हो गया, दैट इज फाई इक्वल्स टू थीटा, मतलब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वही एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन दोनों का डेफिनेशन डिफरेंट है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थर्ड सेकेंड एक पॉइंट है, व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड, जस्ट स्टार्ट करेगा along the inclined plane, if the decrease of angle of inclination, if we decrease, ये दा नहीं होगा, ये ui होगा, if we decrease the angle of inclination at very small angle से थीटा डैश, मतलब ये जो थीटा था, सपोज दिस एंगल इज थीटा, इस कंडीशन में बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी इज सिंपली वांट्स टू कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली थीटा को थोड़ा डिक्रीज करके सिंपली थीटा डैश कर दिया। तब क्या होगा, ब्लॉक विल कम इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पहले कंडीशन में शायद ये जो ब्लॉक है
इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। सपोज ये जो ब्लॉक है, इफ दिस ब्लॉक ट्राइज टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सीलरेशन, अगर थोड़ा सा एंगल को डिक्रीज कर देंगे देन द बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, सो एट दैट कंडीशन वी गेट काइनेटिक फ्रिक्शन। सो दिस एंगल इज कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जिस एंगल पे ऐसे उसका एक्सीलरेशन क्रिएट होगा उससे थोड़ा कम जिस एंगल में वेलोसिटी क्रिएट होगा। ओके, एंड प्रेफरेबली यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। सो उस एंगल में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कंसिडर कर सकते हैं, एंड वी मे गेट म्यू के इक्वल्स टू tan थीटा इनवर्स। थीटा इनवर्स क्या है? एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, गॉट इट? So guys, that's all from today's session. I hope you have gained some knowledge from this lecture 1 of friction, right? इसका तो डेफिनेटली लेक्चर 2 भी होगा जिसमें काफ़ी सारा कैलकुलेशंस एंड वी विल हैव रियली इंटरेस्टिंग नो concepts about friction, right? And if you feel any doubt regarding this lecture, do contact me through Instagram or simply comment in the comment section. तो बस आज के लिए चलते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे लेक्चर 2 में।